बिगिनिंग जर्नी थी, अगर आप उसमें बता पाए कि 3 लोगों से आपने कैसे स्टार्ट किया और 3 से आप 1200 कैसे पहुंचे? बोला कुछ एरिया की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं इधर बैठा हूँ तो यही व्यापार कर सकूं, ये लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप 1200 लोग मैनेज कर रहे हो, देन इट्स वेरी, आई मीन आई एम श्योर कि उस स्केल पे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द पीपल। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आप जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, क्या पहला तो क्वेश्चन ये है कि उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ होता है, या दूसरा अगर होता है तो उसको कैसे मैनेज करते हो? अगर मैंने पैसा ही कमा लिया, फैमिली छूट गया, पैसा ही कमा लिया, फैमिली रहा, दोस्त छूट गए, वो सब कर लिया, मेरे शौक छूट गए, तो कोई मतलब नहीं है। 1 लाख से भी ज्यादा आपके पास डिजाइन है, तो ये जो डिजाइन बनाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेसेस होती है, क्या प्रोसेसेस होती है? तो बेसिकली क्या होता है कि ब्रॉडर मार्केट को मेरे को रीच करना है, या मुझे इस डिजाइन से मेजर रेवेन्यू मेरे को जनरेट होगा, तो ये 1 लाख बनाने के पीछे क्या रीजन था उसमें? आपको हर दिन कुछ नया नया, कुछ इनोवेशन देना ही पड़ता है 100%। अगर आपने 5 साल पहले बनाई डिजाइन जो है वो आज मार्केट पे नहीं चल सकती है, तो हर दिन क्रिएशन करना पड़ता है। और अगर आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है तो 110% आप कभी जीत नहीं सकते, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में। अगर आपकी प्रोडक्ट दमदार तो होनी ही चाहिए। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री पे है, अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री पे है, या कुछ भी है, बराबर है। आप जिस इंडस्ट्री में हो वहाँ पे गोल्ड की प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। अभी हमने देखा कि साल में गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया, जो उसकी प्राइस है डे टू डे में बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इस टफ टाइम में आप उसको कैसे मैनेज करते हो कि जो प्राइस है वो आपको बिजनेस में इम्पेक्ट ना करे, और उसको आप एज ए बेनिफिट यूज कर पाओ, या आप उसको उसी स्टेज पे उसको मैनेज कर पाओ? बिफोर वी डाइव इन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, तो आप रियल स्टोरी, रियल चैलेंजेस और रियल एजुकेशन मिस ना करें। एंजॉय द एक्सपीरियंस। इंडिया में गोल्ड एंड डायमंड का जो बिजनेस है वो हमारे इंडिया के जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूशन करता है। और इंडिया के अंदर अगर आप गोल्ड और सिल्वर और या डायमंड के बिजनेस में हो तो ये पूरा बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है या डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। तो इस बिजनेस को कितना बड़ा करना है, उसमें बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन है, कि जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मुझे डायमंड के बिजनेस में या गोल्ड या सिल्वर के बिजनेस में ट्रस्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड करना है, या ये ट्रस्ट एक बार हो गया उसके बाद मुझे क्या सिस्टम और प्रोसेसेस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने हैं, जिस सिस्टम और प्रोसेस से मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ, या मेरे बिजनेस में जो आईटी है या ईआरपी है उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, या मैं ईआरपी मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्वेलरी का बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो इसी सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ विपुल भुआ है, जो सीएजा ब्रांड के फाउंडर है। विपुल भाई, इट्स ट्रूली प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आप कैसे हो? ऑल गुड, फर्स्ट क्लास। हम स्टार्ट करेंगे आपका इंट्रोडक्शन से। सो इफ़ यू कैन शेयर आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है हमारे ऑडियंस के लिए। एक्चुअली मेरा नाम विपुल भुआ है, हमारा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और बेसिकली हमारी जो स्पेशलिटी है ना वो रोज़ गोल्ड ज्वेलरी की स्पेशलिटी है, और कास्टिंग ज्वेलरी और ड्राइंग ज्वेलरी, चेन की सब ज्वेलरी वो सब बनाते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। और पैन इंडिया में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नेटवर्क से हम लोग मार्केट में प्रेजेंस कर रहे हैं अभी, और सीएजा ब्रांड से हमारा एक मार्केट में एक प्रेजेंट है ऑलरेडी। जैसे कि विपुल भाई, आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से हो आपने, और आपने कॉमर्स स्टडी की हुई है, तो जो कॉमर्स में आपने जो स्टडी की उस टाइम पे, तो आपको बिजनेस रन करने में और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने में वो जो आपने स्टडी को आपको कैसे हेल्प किया? एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड ही ऐसा है, मैं तो मानता हूँ कि उसमें जितने सारे टॉपिक्स आते हैं ना, जितना सब्जेक्ट है ना, मोस्टली सब्जेक्ट आपको खुद के ऑन बिजनेस में सारे कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैथ्स है तो मैथ्स भी आज बिजनेस में कुछ भी आप करो तो हर जगह पे एक लॉजिक ही लगाना होता है, मैथ्स ही आता है, इनडायरेक्टली वो मैथ्स ही कनेक्ट होता है। फिर लॉ है या तो जो भी रूल्स है गवर्नमेंट के, जो भी है, मतलब सारे ज्वेलरी मतलब बिजनेस में हर जगह पे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट लिंक होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा है मैंने। सो बेसिकली हम देखें तो जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो बहुत कैपिटल इंसेंटिव है, राइट? कि जहाँ पे पहले हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, देन आफ्टर यू स्टार्ट अ बिजनेस एंड देन आफ्टर यू सेल दैट ज्वेलरी, डिज़ाइन बनाओ, उसकी प्रोसेसेस है। तो ये जो कैपिटल हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो आपने सोचा था कि क्या जब मैं कॉलेज से पास आउट होऊंगा उसके बाद मैं ये ज्वेलरी लाइन में जाऊंगा, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में मैं आगे बढ़ूंगा?
एक्चुअली मेरा फादर का एक छोटा सा रिटेल शोरूम था हमारे Okay. गांव में। ओके तो ऑलरेडी एक थोड़ा विजन तो था कि फादर के बिजनेस में जाना है। फिर वहाँ पे बिजनेस स्टडी किया, कॉलेज के साथ साथ में सीखा बिजनेस। फिर एक गोल तो क्लियर करना तो बिजनेस वही था और इसके अलावा कोई ऑप्शन और था ही नहीं, तो फिर यही बिजनेस में जाने का तय था। ओके सो जब आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि इसी लाइन में मुझे बिजनेस करना है, तो आपके कॉलेज के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जिसको आपको इंस्पायर किया कि नहीं अब मैं जब बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये ध्यान में रखना है, क्या ये मुझे करना है आगे जाके, ऐसा कुछ मोमेंट आपको याद हो तो? ऐसा कोई मोमेंट नहीं है, पर विजन क्लियर था, करना बिजनेस ही है, फाइनल कॉल है। ओके बराबर है, जो भी बिजनेस करे, कोई ना कोई बिजनेस करना है, डे वन से विजन क्लियर था। कोई इंसिडेंट बने कि नहीं बने या तो कोई मोमेंट आए कि नहीं आए, पर करना, जॉब नहीं करना था और 100% बिजनेस ही करना था। तो जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि बिजनेस करना है, राइट? सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम अभी जनरेशन देखे तो उसमें एक माइंडसेट क्लियर नहीं होता है कि कॉलेज आ भी गया, कॉलेज का लास्ट ईयर भी आ गया, फिर भी उनको पता नहीं होता है कि भाई एग्जैक्टली भी करना क्या है। तो अगर इसी एक सिचुएशन होती है, दूसरी सिचुएशन है कि मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे कॉलेज पास आउट करके मेरे को बिजनेस करना है। अगर ये दोनों सिचुएशन जो जो लोग जो इस सिचुएशन में है जहाँ पे उनको विजन क्लियर नहीं है, आप कुछ बता पाओगे कि उसको क्या करना चाहिए कि जिससे उसका विजन क्लियर हो कि भाई आपको दिस इज अ स्टेप, या ऐसा कुछ सोचो कि जहां से आपका विजन क्लियर हो, या इधर मेरे को जॉब करना है, इधर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है? एक्चुअली जिसको भी आगे बढ़ना है, आप जॉब में भी आप अच्छी प्रोफाइल, अच्छी करियर पे बढ़ सकते हैं, या तो खुद के बिजनेस में भी अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। पर जब तक आपका विजन ही क्लियर नहीं, मुझे करना ही क्या है, तो आप पहुंचोगे किधर? समझो कि मैं अभी घर से निकला हूँ, मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, तो मैं कैसे रन कर पाऊंगा? तो हर कोई जो भी लोग है उसको 100% पहले उसको माइंड में एक पिक्चर तो क्लियर ही होना चाहिए, मेरे को यहीं पे जाना है, और उसके रिगार्डिंग फिर आपको जो भी पैरामीटर्स में पे फोकस करना है, जो भी एरिया फोकस करना है, जो भी लर्निंग लेनी है, राइट है, तो फिर वो लर्निंग लेके तभी वहां पहुंच पाएंगे, वरना वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 टॉपिक है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि करना क्या है। अगर ये तय नहीं है ना किसी के पास भी कि मेरे को करना क्या है, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। तो अगर उसको हम रिफेस करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, आइदर जॉब कर रहे हो या कॉलेज में हो या स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं कॉलेज को पास आउट करने के बाद ये मुझे करना है। इधर मैं जॉब करूंगा तो इस कंपनी में जॉब करूंगा, ये 10 टॉप 10 कंपनीज है कि जहां पे जॉब करूंगा, इधर खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। वो एक विजन पहले से ही क्लियर होना चाहिए, तो आप आगे डिसीजन जो लोगे वो आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। राइट। अगर हम आपकी कंपनी के बारे में तो थोड़ा बात करें कि आपकी कंपनी में अगर आप हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे पाए कि अभी तक आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, आपकी टीम साइज क्या है, कि आप अभी जो वर्क कर रहे हो, राइट, कितने लोकेशन से का वर्क कर रहे हो? एक्चुअली हमारा जो भी बिजनेस है ना, पूरा एक ग्रुप जैसा बिजनेस है। ओके। 3-4 मल्टीपल अलग अलग फर्म में प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ा सेग्रीगेट किया हुआ है। तो अगर पूरा मैं ग्रुप की बात करूँ ना, तो आई थिंक 1200+ एम्प्लॉय है हमारे पास में, आर्टिसन और ऑफिस स्टाफ मिला के। देन पूरी इंडिया में 250 से 300 डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, जो जिसको हम लोग डेली सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट हमारी। और जो भी ग्रुप कंपनीज है ना, उसमें प्रोडक्ट का वेरिएशन है। एक कंपनी से जो सॉलिटर प्रोडक्ट बना रही है, एक रोज गोल्ड की स्पेशलिटी है, एक गले की चेन बना रही है, ऐसा थोड़ा वर्टिकल पे वर्क कर रहे हैं एक्चुअली। ग्रेट। सो भी आपने जैसे बताया कि आपके पास 250 लोग हैं एंड 1200 लोग हैं एंड 250 से ज़्यादा आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इंटरेस्टिंग ये होता है कि एज अ फाउंडर, एज अ ऑनर ऑफ द कंपनी, आप पूरा आपका दिन कैसे मैनेज करते हो? आपके मेजर डिसीजंस या आपके दिन कैसे लगता है कि सुबह उठ के मैं ये मीटिंग करता हूँ या ये मेरा स्केड्यूलिंग होता है? तो आपका कुछ ऐसा स्केड्यूलिंग फिक्स है कि भी सुबह से शाम तक, आई मीन जब भी आप ऑफिस में पहुंचते हो उसके लेके जब तक घर जाते हो, तो दिस आर द स्केड्यूल जो मेरे को फॉलो करना है? यस, 100% करना ही पड़ता है एक्चुअली। सुबह उठने से पहले वैसे तो अगले दिन भी एक शेड्यूल ऑलरेडी बन जाता है कि सुबह उठ के कुछ भी वर्कआउट 50-50 होता है, वर्कआउट करके फिर अपना रूटीन पटा के
फिर सुबह से निकलते हैं तो सबसे पहला अपना रूटीन, अपना जो ग्रुप कंपनीज है ना, उसी में कहीं पे जाना, कोई भी डिसीजन जो भी लेना है उसी में वर्कआउट करना, वो पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग का वही शेड्यूल रहता है। फिर उसके बाद में ऑफिस जाके अपना ऑफिस का जो भी मेनली वर्क देखने का रहता है वो सब वर्कआउट करते हैं। फिर जो भी मीटिंग अरेंज होती है वो अटेंड करते हैं। फिर जितने भी टास्क लिखे हुए रहते हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये काम पेंडिंग है, उसको टर्न बाय टर्न जैसे ही फ्री शेड्यूल में वो काम लेके, मतलब एक पूरे दिन का एक रूटीन फिक्स रहता है हर दिन के लिए। ग्रेट। सो इसमें बेसिकली अगर क्वेश्चन को और डिटेल डाउन करें तो आप मेजर ऐसे कौन से डिसीजन डे में लेते हो कि जहाँ पे उसकी इम्पैक्ट कंपनी के ग्रोथ पे या कंपनी की प्रोसेस पे आती है? सो इफ यू कैन गिव 1 or 2 एग्जांपल कि दिस टाइप ऑफ डिसीजन व्हिच आई एम टेकिंग, कि जहाँ से ऐसी मीटिंग होती है या ऐसा कुछ प्री स्केड्यूल होता है कि जो मैं टीम के साथ बात करता हूँ, या ये मंथली होता है, वीकली होता है या क्वार्टरली होता है, कि जहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी कहाँ जा रही है, उसका ग्रोथ कैसे होगा? एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशનમાં એઝ એ ઓનર્સ, એઝ એ એમડી अपना रोल ही यही होता है कि अपने को नया करना क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हम सिस्टम डालें, कौन सी प्रोडक्ट में इनोवेशन करें, कौन सी अपनी सिस्टम में इनोवेशन करें, मार्केट को समझे, एक ये अपना बड़ा रोल होता है। और दूसरा, जो भी हैंडओवर किया हुआ है टीम को, अदर डायरेक्टर को, वो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर उसमें कोई क्वेरीज है तो वो सॉर्ट आउट करने की और अपने सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट करने की ऑर्गेनाइजेशन में, यही अपना रोल रहता है मोस्टली। दैट्स ग्रेट। सो बेस्ड ऑन अभी तक हमने जो समझा, अगर उसमें एक फेज में उसका आंसर ले कि आपके लिए आपके लाइफ का क्या मंत्र है जो आपने इतने सालों में वो फॉलो किया है और आप आगे भी फॉलो करोगे, आपकी टीम को आपकी टीम को भी बोल दो कि आप हमें कुछ भी हो जाए ये तो फॉलो करना ही है? एकदम शॉर्ट में बोलूँ तो एथिक्स और इनोवेशन ऑलवेज फॉलो करते हैं हम लोग। ओके। आगे बढ़ते हैं तो उसमें जैसे कि एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस, कि जहाँ पे आप 1200 लोग मैनेज कर रहे हो, देन इट्स वेरी, आई एम श्योर कि उस स्केल पे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द पीपल। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आप जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, क्या आप, पहला तो क्वेश्चन ये है कि उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ होता है, या दूसरा अगर होता है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? एक्चुअली वर्क लाइफ और फैमिलीज लाइफ मेंटेन करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको 360, मैं तो सिर्फ वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात नहीं करता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको लाइफ में 360 डिग्री बैलेंस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, आपकी शौक, आपका प्रोफेशनल करियर, ऑल आर सब थिंग्स आपको मैनेज करना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे सक्सेसमैन बिजनेस बोल सकते हैं हम लोग। अगर मैंने पैसा ही कमा लिया, फैमिली छूट गया, पैसा ही कमा लिया, फैमिली रहा, दोस्त छूट गए, वो सब कर लिया, मेरे शौक छूट गए, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा बैलेंस करना ही चाहिए। बेसिकली मैं भी करता हूँ, उसके लिए थोड़े बहुत रूल्स भी फॉलो करता हूँ कि संडे नो वर्किंग, संडे ओनली फॉर फैमिली, फ्रेंड, जो भी अदर्स है वो। फिर शाम को भी एक टाइम के बाद नो बिजनेस, कोई मीटिंग्स वगैरह जो भी है वो वर्किंग आवर्स में ही सब ये काम करते हैं। फिर साल में 1-2 बार फैमिली के साथ घूमने जाना, सब बैलेंस करते हैं और करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं करता हूँ और मैं मानता भी हूँ। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या बनना चाहते हो तो आपको पहले से ही ये चारों चीज़ों में ध्यान रखना है, जहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली, आपके हॉबीज, आपको जो शौक है उसको कैसे कर सकते हो और बिजनेस को कैसे आगे लेके जा सकते हो। 100%। ग्रेट। तो आगे बढ़ रहे, तो आपने 2007 में 3 लोगों के साथ आपने जर्नी स्टार्ट की थी। सो आई एम श्योर कि आप जिस बिजनेस में हो इट्स वेरी ट्रस्ट, इनोवेशन, और उसमें कुछ नया लेके आओ, ऐसा बिजनेस है, राइट? तो उसमें जो 3 आपकी जो बिगिनिंग जर्नी थी, अगर आप उसमें बता पाए कि 3 लोगों से आपने कैसे स्टार्ट किया और 3 से आप 1200 कैसे पहुंचे? एक्चुअली हमारा पहले सिल्वर का होलसेल का काम था 2002 से। ओके। पर एक 2007 में ऐसा सिचुएशन आया कि अपने को ये धंधा एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है,
तो कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर दिमाग लगाया कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं और सिल्वर के साथ साथ में पैरेलल गोल्ड का ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। फिर 3 स्टार्ट किया तो 3 लोगों से स्टार्ट किया। तो वो टाइम ठीक है, एकदम हम भी खुद एकदम ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, हम भी खुद एक छोटी छोटी बात में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। प्रॉब्लम्स और जो भी चैलेंजेस भी बहुत आते हैं स्टार्टिंग फेज में। तो क्या है, समझो कि कोई एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग करते तो आपको 8-10 डिपार्टमेंट लगते हैं। 8-10 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट में एक बंदा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा डिपार्टमेंट है तो अगर उसने छुट्टी मार दिया तो आपका काम ही रुक गया। बराबर है। या तो फंड लिमिटेड है, किसी को माल दिया, या तो कहीं होल्ड आ गया, या तो कहीं एक दिन रेट बढ़ गया, या तो छुट्टी आ गई, बैंक हॉलीडेज आ गया। कई सारे टॉपिक होते हैं कि जो आपको स्टक करते रहते हैं। पर आप हमको उसी में ही परफॉर्मेंस करना है, कभी उसका सॉल्यूशन क्या है। तो डिपेंड केस टू केस, डिफरेंट केस टू केस हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँ तो एक ऐसा सिनारियो था उस टाइम, डिमांड सप्लाई का गैप था, कारीगर वर्कर लोग मिल नहीं रहे थे, बहुत इश्यूज था। फिर लोग हमारा जो भी एकदम गांव से लोग आते हैं, हमारे जो ज्वेलरी में बंगाल से सब लोग आते हैं, तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। दोपहर को एक छुट्टी थी तभी, तो उसी टाइम तो ऐसा था कि दोपहर को 1-1.5 घंटा आपको घर पे जाता, सब लोग घर पे खाना खाने जाते, फिर सो जाते ही नहीं है, फोन भी नहीं उठाते थे। तो उसका सिंपल से बड़ा हेडेक था, पर इसका सिंपल सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि एक आदमी को एक जिम्मेदारी दे दी कि आप सबका घर देख लो, सब जितने भी लोग जहां पे रहते आपको एक बार देख लेना है, और दोपहर में सुबह में भी एक हाजिरी लिखो, जितने लोग नहीं आते फोन करो, रिसीव नहीं किया तो घर पे चले जाओ। सेम लाइक दोपहर को भी वही काम कर लिया कि आप जिसको प्रेजेंट देखो, जो भी नहीं आया है, सुबह में आया था नहीं आया है तो आप उसको फोन लगाओ, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता आप घर पे जाके उठा के लेके आओ। बात सिंपल है। टॉपिक बड़ा था, उसका एक सिंपल सॉल्यूशन ढूंढ लिया। एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी। अपना कॉस्ट कितना लगता था उसी टाइम, एक आदमी का 2-3 हजार रुपया लगता था, तो 2-3 हजार में मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया, ये हेडेक नहीं लगा। ऐसे हर कोई जो भी चैलेंजेस आए ना, उसको कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके उसको डिसॉल्व कर लिया। ग्रेट। आपने एक सिस्टम की बात की कि आपने जो प्रॉब्लम था उसको सिस्टम में यूटिलाइजेशन करके उसको सॉल्व किया। हम आज जब सिस्टम पे जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। सो वी हैड अनदर सेक्शन की जहां पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। वैसे जब आगे बढ़ रहे कि इनिशियल ईयर्स में, जैसे आपने भी बताया, राइट, एक होता है डिमांड जनरेशन करना, दूसरा होता है ट्रस्ट जनरेट करना, तीसरा होता है कि भाई जो डिमांड जनरेट हुई है उसको सप्लाई पहुंचाना, राइट। एंड प्लस ये कैश, बहुत उसमें कैश आपको पहले से इन्वेस्ट करना पड़ता है कि आप जब डिजाइन बना रहे हो तो उसमें भी वो आपको बनाना पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस जो इनिशियल डेज में आपने फेस किए, और उस चैलेंजेस जैसे आपने एक ग्रेट एग्जांपल दिया कि जहां पे आपने एक प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया, उस चैलेंजेस को आपने कैसे सॉल्व किए जो इनिशियल डेज में आए थे वो। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, राइट, तो डेफिनेटली चैलेंजेस अलग है, बट उस चैलेंजेस को जब आ रही थे उसको सॉल्व करने के लिए उसको क्या दिमाग लगाना चाहिए कि जहां से उसको ये आंसर मिल पाए और उसको चैलेंजेस से बाहर आ पाए। एक्चुअली एक टॉपिक है ना, हमारा थॉट ही पहले से ऐसा था कि क्वालिटी प्रोडक्ट में बिलीव करो। और एक हमारा एक सर्वे भी था, मार्केट में एक स्टडी भी मैंने किया था कि जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जिसकी प्रोडक्ट में दम है ना, वो आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट। और जो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं ना, वो धीरे धीरे मार्केट से लेफ्ट होते जा रहे हैं। करेक्ट। तो हमने सबसे पहला जो गोल लिया या तो विजन बनाया कि हम जो भी ज्वेलरी बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वो में उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो शुरुआती स्टेज में काफी सारा इश्यूज था मुझे कि कहीं पे मैं जाता हूँ, मेरी क्वालिटी प्रोडक्ट थी तो कॉस्टिंग मेरा महंगा था, क्योंकि क्वालिटी बनाते तो कॉस्टिंग ऊपर जाता है। तो लोग नहीं समझ रहे थे कि भाई ये प्रोडक्ट ये बहुत महंगा है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो जिसको चाहिए मैंने उसको ढूंढा। करेक्ट। फिर डे बाय डे उसको वो क्लाइंट घूम फिर के फिर आता ही है वापिस में, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट ही बिक रही है आज की डेट पे। करेक्ट। दूसरा होता है स्टार्टिंग फेज पे अपने पास एक डिजाइन पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं रहता है, लोगों को वेराइटीज चाहिए,
और ज़्यादा अगर वैरायटी बनाने जाते हो तो कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, डिजाइनिंग कॉस्ट इतना हो जाता है, जो आपका इतना सेल्स नहीं है, व्यापार नहीं है, पर उसको बैलेंस करना पड़ता है कि जो भी व्यापार किया उसमें से जो भी फंड आया उसमें से इतना शुरुआती स्टेज में डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करो कि भाई ज़्यादा खर्चा प्रॉफिट करने के बदला पे एक वेराइटी पे क्रिएट करो, डिजाइन क्रिएट करो, फिर डिजाइन क्रिएट करे, फिर क्वालिटी मेंटेन करे, फिर आई फंड की बात कि कैश फ्लो मैनेज करना है, अपने पास लिमिटेड फंड है, तो कहीं ना कहीं अपना वर्किंग कैपिटल रुकना नहीं चाहिए। जैसे सुबह में मेटल आता है तो कल आने वाला है गोल्ड, तो उसका आज शाम को ही प्लानिंग बन जाता है, कल सुबह आएगा, इतने बजे आएगा, पार्सल लिया, तुरंत उसको कास्टिंग किया, फिर आके तुरंत कारीगर को हाथ में दिया, फटाफट माल बना के डिस्ट्रीब्यूट किया, पेमेंट लिया, फिर गोल्ड की साइकिल चालू किया। मतलब इसको एक आपका 100% फोकस ज्यादा होना चाहिए उसी टाइम। अगर आपने एक छोटी बात में अगर फोकस किया ना, तो डे बाय डे आप इंक्रीज होते जाएगा, आपकी कैपिटल भी बढ़ती जाएगी, आपकी डिजाइन बैंक भी बढ़ती जाएगी, आपके कस्टमर भी बढ़ते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये फ्लो अगर आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेंटेन कर लिया ना, तो फिर आप एक प्लेटफॉर्म अच्छा बना लिया आपने। ग्रेट। जैसे आपने अभी बताया कि 2002 में आप देयर वाज अ डिफरेंट बिजनेस एंड 2007 में आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो भी क्या होता है कि कभी बार एज अ बिजनेसमैन हम जब काम कर रहे हैं तो हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। आई एम श्योर, आई मीन दैट इज अ सिचुएशन जब आपने वो चेंज किया था, एक स्टेज पे पहुंच गए होंगे और आपने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन थॉट प्रोसेस का है कि आप उस टाइम पे आपने ऐसा क्या सोचा था कि भाई, आई थिंक आपका पहले का जो बिजनेस है पार्थ और ऑर्नामेंट था, राइट? तो उसको पार्थ ऑर्नामेंट से आपने सीएजा स्टार्ट किया। तो हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसके स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या था, हमें क्यों करना चाहिए, और आपने क्या मार्केट में ऐसा स्टडी किया, देखा कि भाई अभी ये जो हम कर रहे हैं उसके साथ अगर ये करेंगे तो हमें और ग्रोथ मिल सकता है। इफ यू कैन शेयर सम स्टोरीज ऑन दैट। एक्चुअली बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं मानता हूं कि ये हर कोई एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ा सवाल है। यहीं पे ही आपको क्या डिसीजन लेना है, आप क्या तय करते हो, आपकी थॉट लाइन क्या जाती है ना, उससे बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। Correct. मैं एक्चुअली इसको थोड़ा डीपली आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि 2002 में हमने पार्थ सिल्वर से एक सिल्वर होलसेल का चालू कर दिया, पार्थ सिल्वर के नाम से सिल्वर होलसेल चालू कर दिया। 2-3 साल 4 साल तक उसको इतना फोकस किया ना, तो मैं वराछा में बैठा था, सूरत के एक इलाके में। फिर वो इलाके के जितने भी ज्वेलर्स थे, मोस्टली 70% लोगों से अपना काम भी चालू हो गया, प्लस और माइनस काम चालू हो गया, 30% लोगों से अपना काम नहीं हुआ। फिर मार्केट ही खत्म हो गया। मेरे को अभी उम्र छोटी थी, एक्सपांड करना था, पर मार्केट ही सामने खत्म हो गई है, क्योंकि ये एरिया की लिमिटेशन थी, ये एरिया में इतने ही ज्वेलर्स थे। फिर मैं क्या करूं, चांदी का बड़ा थैला लेके और सिटी में जा नहीं सकता हूँ। अगर जाऊँ तो भी वहां पे डिमांड भी अलग है, यहीं की प्रोडक्ट की डिमांड सब अलग है। तो एक मतलब ऐसा आ गया, स्टक हो गया। अभी बोला लाइफ काफी है, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, 5 साल में तो क्या कर लिया मैंने। तो फिर उसी टाइम सोचा कि भाई क्या करे, बोला कुछ एरिया की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए अपनी, कि मैं इधर बैठा हूं तो यही व्यापार कर सकूं, ये लिमिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा सोचा कि कुछ क्रिएशन होना चाहिए, मेरा खुद का कुछ माइंड का कुछ इनोवेशन उसमें होना चाहिए। बराबर है। ये 2-3 टॉपिक सोच के फिर मार्केट स्टडी किया, तो बोला गोल्ड की ज्वेलरी सूरत में डायमंड ज्वेलरी अच्छी बन रही थी, बराबर है। तो हमने सोचा कि यही प्रोडक्ट को अगर हम लोग मार्केट में सीजेड में लाए तो क्या नहीं कर सकते। तो एक R&D किया, तो देखा इसमें तो सारा बहुत मार्जिन भी है, तो इसमें अपनों को 2-3% कमाना, 4% तो कर सकते हैं। एक स्टडी किया तो ठीक है, फिर उसमें R&D किया, पैरेलल ये सिल्वर का तो अपना चलता ही था, साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग का भी एक स्टार्ट किया, थोड़ा स्टडी किया, सैंपल बनाया, बाहर लोगों से सैंपल बनवाया, कॉस्ट क्या आया, पूरा एक्सपीरियंस किया। फिर लगा कि तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फिर उसमें घुस गए, फिर उसको बढ़ाया, बोला कारीगर का चैलेंज आया तो एक आदमी रख के फिर वो कर दिया, ऐसा करके ये घुसे। जैसे ही 2007 में स्टार्ट किया, फिर 2015-16 हुआ ना, फिर आया कि ये प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा था ना, उसको 10 साल से बेच रहा था। तो फिर ये प्रोडक्ट की भी एक लिमिटेशन आ गई कि ये गुजरात में ही चलती है ज्यादातर, मोस्टली पर्टिकुलर कम्युनिटी में चलती है। फिर ये चैलेंज आ गया, कभी इसको बड़ा करना है तो क्या करे। फिर 10 साल से, और मैं 10 साल से, प्रोडक्ट तो उससे पहले 10 साल से चल रही, तो 20 साल से यही प्रोडक्ट चल रही है। तो फिर हमारा तो मतलब ज्वेलरी बिजनेस मतलब एक फैशन
वाला इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि एक रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है कि जो आज चलता है वो 10, 15, 20 साल चलता है, बराबर। ये तो फैशन, इसको आपको इनोवेशन देना पड़ता है, क्रिएशन देना पड़ता है। फिर सोचा कि अभी फिर स्टक हो गए, फिर सोचा कि अभी और कुछ इनोवेशन करते हैं, फिर रोज गोल्ड लाए। ओके, राइट है। और रोज गोल्ड लाए ना तो बोला कि भाई ब्रांड के नाम से लाना है। फिर माइंड सेट किया कि भाई अपने को एक ब्रांड बनाना है और मार्केट में लोग हमारे नाम से नहीं जाने, हमारी ब्रांड के नाम से जाने। फिर उसमें सियाजा नाम दिया और सियाजा ब्रांड बनाई और सियाजा के ब्रांड के थ्रू ही गए और एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा किया और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे गए और फिर ये जो रोज गोल्ड ज्वेलरी को ब्रांड मार्केट पे लेके गए। ग्रेट, आपने बहुत अच्छी सी इंसाइट दी कि आपने हर एक स्टेज पे, अलग अलग स्टेज पे कुछ ब्लॉकेज आए या मार्केट की कैपेसिटी आपने फुल्ली यूटिलाइज कर ली, या आपके जितने भी इनोवेशन करके रखे उसमें इनोवेशन में भी आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा कि आप क्या कर सके, क्योंकि 10 साल से सेम ही चीज़ चल रही है। सो बेसिकली ये जो एक विजुअलाइजेशन है ना, जो हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे को समझ में आ गया कि वराछा में अब जिस भी एरिया में हो, पूरे सूरत के अंदर मेरे 40% कस्टमर बन सकता है, आपने बना लिए, राइट। बट ये जो एनालिसिस करनी होती है कि मैंने बना लिए 40, इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं, या मेरी डिजाइन जो है वो 10 साल से चल रही है, मैं भी अभी इसमें इनोवेशन नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो थॉट प्रोसेस आपको कैसे हुआ कि विजुअलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को अभी ये नहीं चले, हो गया, अभी इससे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकता हूँ? ऐसे कुछ मैट्रिक्स जहां पे आपने उसे ट्रैक किया या देखा कि जो दूसरे लोग हैं इस स्टेज पे, उसको लग रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि मेरा टर्नओवर या मेरी बॉटम लाइन या टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है 2 साल से, 3 साल से, तो ऐसा बोल सकते कि भाई हाँ वो उस सिचुएशन पे स्टक है, या उसने कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का 20 करोड़ का टर्नओवर कर लिया और आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे कुछ स्टेटिस्टिक की जहाँ पे उसको पता चले कि मैं स्टक हूँ, अभी कुछ नया करना पड़ेगा। सिंपल है, हर साल एक टारगेट लेते हैं कि इस साल में ये करना है, इतना टर्नओवर करना है, इतना केजी माल बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, और ये साल का टारगेट लेके एफर्ट्स लगाते हैं। फिर जहाँ पे पहुँचते हैं 80%, 90%, 100%, 110% भी पहुँचते हैं। फिर ये टारगेट अगले साल पूरा ना हो गया, ये टारगेट तो यही साल का था, करेक्ट, बराबर है। दूसरे साल फिर दूसरा टारगेट लिया, तीसरे साल फिर तीसरा लिया, हर दिन अपने टारगेट को बढ़ाते गए। तो पहले वो अचीवमेंट की एक खुशी होती है, दूसरे साल अगर वही अचीवमेंट आया तो वो तो अपने को लगता है तो लास्ट ईयर था, वो थॉट लाइन थी माइंड पे। तो फिर इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मार्केट पे जाना पड़ता है, कस्टमर लाना पड़ता है, व्यापार को बढ़ाना पड़ता है। और जब भी वहां पे जाते हैं ना तो वहीं से एक चैलेंज निकल के आती है कि अभी कस्टमर नहीं है सामने, या तो जो है वो बोल रहा है कि भाई ये तो अभी बेच रहे हैं, अभी इसका तो इतना ही मार्केट स्केल है। फिर इंडस्ट्री स्टडी करते हैं कि इसमें और क्या अपॉर्चुनिटी, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी ब्रांड्स को स्टडी करते हैं कि ये सेम लाइक थॉट कपड़ा में भी है। तो क्लोथिस मार्केट जो भी है उसमें भी एक ट्रेडिशनल, जैसे हमारा ज्वेलरी का भी एक ट्रेडिशनल चलता है, सौराष्ट्र का अलग चलता है, महाराष्ट्र का अलग चलता है, गुजरात एमपी का अलग चलता है, ऐसा सब एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी, ट्रेडिशनल वर्ग रहता है। पर इसमें भी एक थॉट है कि इससे एक डिफरेंट एक वर्ग ऐसा है कि जिसकी चॉइस पूरे इंडिया में मोस्टली सिमिलर है। तो ऐसे लोगों को टारगेट करो। जब भी आके आपकी प्रोडक्ट आप बेंगलोर में भी बेच सकते हो, आप दिल्ली में भी बेच सकते हो, आप मुंबई में भी बेच सकते हो, अहमदाबाद में भी, सूरत में भी बेच सकते हो। तो ऐसा एक अदर ब्रांड्स भी क्या करते हैं वो भी स्टडी करते हैं, अपनी इंडस्ट्री में मार्केट कैसे चलता है वो भी स्टडी करते हैं। उसके ऊपर से ऐसा एक रिवर्ट निकल के आता है। वो सब एक एनालिसिस और एक विजन की गेम है। मैं मानता हूँ कि आप क्या एनालिसिस करते हैं और उसमें आपका माइंडसेट क्या आप बनाते हैं, आप क्या विजन देखते हैं उसमें। ग्रेट। आपने एक अगले आंसर में आपने एक बात बोली कि आपने सोचा कि हमें लोग ब्रांड से जाने, राइट, और हमारा नाम ब्रांड पे हो, नहीं कि मेरे नाम से जाने या हमें लोग ऐसे पहचाने। तो आपने एक सिएजा नाम, जैसे आपने ब्रांड डिफाइन करने का सोचा, राइट। तो ये सिएजा का नाम आपने एनी स्टोरी बिहाइंड दैट कि यही नाम मेरे को रखना और इस पे मुझे पूरा काम करना है? एक्चुअली इसमें क्या है, जब ही चालू किया ना 2002 में, तो पार्थ सिल्वर से चालू किया था। करेक्ट। फिर 2007 में गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। स्टेप में गोल्ड का काम बड़ा हो गया, तो कंपनी का नाम पार्थ सिल्वर और बिजनेस गोल्ड का ज्यादा। तो फिर
बोला कभी इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर के नाम पे गोल्ड व्यापार करते, किसी को काट देते, कुछ भी बात करते, वो क्या ऐसा सिल्वर का ज्वेलरी है क्या? बोला नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड है। करेक्ट। तो भी इसको चेंज करना है, कुछ भी करके अपने को। उस दिन गलती हो गई थी हमारी कि भाई ये पार्थ सिल्वर रख दिया था, अगर पार्थ ऑर्नामेंट रखते तो शायद चेंज नहीं करना पड़ता। फिर 2012 में पार्टनरशिप हमको कन्वर्ट करके प्राइवेट लिमिटेड कर लिया और पार्थ ऑर्नामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड करके चालू कर दिया। फिर 2016 में एक प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आई, और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट आई ना, फिर ब्रांड बनाने की बात आई कि भाई चलो एक ब्रांड बनाते हैं, अपने लोगों, अपने को एक बड़ा काम करने, लोग ब्रांड से जाने अपने को। तो ब्रांड करनी है तो आपको रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा, नाम भी आपका किसी को और का नहीं होना चाहिए, आपके नाम पे उसकी ओनरशिप आपकी होनी चाहिए। तो पार्थ तो मेरा ऑलरेडी पुराना नाम था, उसमें मैं तो मेरा कभी ब्रांड होना ही नहीं था, मेरा कभी रजिस्टर्ड मुझे मिलना ही नहीं था। फिर सोचा कुछ ऐसा नाम करे, तो फिर बोला कि अपनी ज्वेलरी जेंट्स की भी है, लेडीज की भी है। तो ये सियाजा जो नाम है, एक्चुअली ये इटालियन वर्ड है। उसका एक ऐसा वर्ड था कुछ साहस और हिम्मत जैसा, वो पर थोड़ा प्रोनाउंसिस थोड़ा प्रॉपर नहीं था, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से। बराबर है, उसको बोलने में लोगों को एकदम रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए सियाजा कर लिया। फिर उसको रजिस्टर्ड भी कर लिया और ब्रांड भी बना ली, और ब्रांड के साथ में मार्केट में हम लोग गए। ऐसा मतलब बिहाइंड उसका स्टोरी है। मेनली तो नाम यूनिक चाहिए था जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। इसको ऑनलाइन पुश करना है तो भी लोग एक बार नाम जाने तो अपना ही नाम आए बस। ये इसलिए इसको ये नाम तय किया ब्रांड। ओके, सो जो सिएजा आप डेली वेयर बनाते हो, राइट? सो डेली वेयर का दो क्वालिटी होता है कि उसको डेली पहनना है, और अगर डेली पहनना है तो अगर कंफर्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिंग है तो अगर मैं डेली पहनूंगा तो कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगा। तो एज अ ब्रांड व्हेन यू मैन्युफैक्चर, आप मैन्युफैक्चर करते हो तो दो चीज़ डेफिनेटली आप ध्यान में रखते होंगे कि भाई डेली वेयर है तो ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबा चलना चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए। तो ये आप कैसे मेक श्योर करते हो कि जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो ये दोनों उसमें कवर हो जाए? एक्चुअली इसका एक पूरा प्रोसेस रहता है। कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनने के उसका पहले एक पीडी होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, उसका एक सैंपल बनता है, वो हर कोई डिपार्टमेंट का बंदा उसको देखता है। फिर जो भी डायरेक्टर्स है वो भी देखते हैं, उसको हाथ में पहनते हैं कि ये पहनते हैं तो आपको ये कंफर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए कि आप डेली यूज़ कर रहे हो तो आपको कहीं पे लगे, या तो आप कंफर्टेबल पहन नहीं सको, या तो आपको फिर बार बार निकालना पड़े। ऐसा सब पूरा एक पैरामीटर्स देख के ही डिजाइन क्रिएट होती है डे वन से, और वही ऐसे ही क्रिएट डिजाइन करते हैं कि ये डेली वेयर में चल सकती है। बराबर है। और ये फोकस करके कि अगर समझो कोई एक ऐसी रिंग बना ली, बड़ी रिंग है, ऊपर से बड़ी है, तो सोचो आप ये हर दिन पहन सकते हैं तो नहीं पहन सकते। बराबर है। तो फिर ये प्रोडक्ट बनाने तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना है, अपनी स्पेशलिटी डेली वेयर में है। प्रोडक्ट तो थोड़ी ओकेशनल भी पहन सके इसी भी करते, क्योंकि आप दिन तो सब आता है ना, फंक्शन भी आता है, पार्टी भी आती है, पर ज्यादा वेराइटीज डेली वेयर की बना रहे हैं बेसिकली। तो जिस दिन डिजाइन बनती तभी उसका फोकस है कि ये ओकेशनली है और ये डेली वेयर की है। सिएजा में आपने डेली वेयर प्रोडक्ट में डिजाइन क्रिएशन करने का स्टार्ट किया, तो मैंने देखा था कि आपकी वेबसाइट इन सब जगह पे मेंशन हुआ है कि भी आपने 1 लाख से भी ज़्यादा आपके पास डिज़ाइन है। तो ये जो डिज़ाइन बनाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेसेस होती है, क्या प्रोसेसेस होती है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं हमने 1 लाख डिज़ाइन बना ली है, या आप और बनाओगे उसमें कि जहाँ से उसको आप ब्रॉडर, सो बेसिकली क्या होता है कि ब्रॉडर मार्केट को मेरे को रीच करना है, या मुझे इस डिज़ाइन से मेजर रेवेन्यू मेरे को जनरेट होगा। तो ये 1 लाख बनाने के पीछे क्या रीज़न था उसमें? एक्चुअली बेसिकली तो क्या, हम लोग एक ज्वेलरी मतलब फैशन इंडस्ट्री बोल सकते हैं इसको पैरेलली। तो अगर आप इस टाइप की इंडस्ट्रीज में है तो आपको हर दिन कुछ नया नया, कुछ इनोवेशन देना ही पड़ता है 100%। अगर आपने 5 साल पहले बनाई डिजाइन जो है वो आज मार्केट पे नहीं चल सकती है, तो हर दिन क्रिएशन करना पड़ता है। बराबर है। हर दिन कुछ डिजाइन में नया इनोवेशन, क्रिएशन, मार्केट के रेट इतने फ्लक्चुएट होते हैं तो वेट में भी वेराइटी में प्ले करना पड़ता है। तो ये सब पूरा फोकस रहता है कि अभी मार्केट में हम लोग क्या सर्व कर सकते हैं, इसीलिए हर दिन नया नया इनोवेशन करना पड़ता है। बात रही इनोवेशन आता कहाँ से, कैसे करते हैं, तो एक्चुअली इसका एक प्रोसेस है, एक मैनुअल ड्राइंग होता है जिसका माइंड पे क्रिएशन रहता है। वो क्रिएशन कहीं कहाँ से लाते हैं, तो वो पूरा समझो कोई नेचर है तो नेचर एक आर्ट वाली बात हो गई, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको।
एक समझो कि एक पर्वत है या तो कोई भी नेचर देखे तो नेचर में से कुछ भी बोला कि इसको ज्वेलरी में लेके जाए, या तो कहीं ना कहीं एक बैट देखा क्रिकेट का तो वो बैट को बोला कि इसको भी ज्वेलरी में लेके जाए। मतलब ऐसा कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे थॉट्स रहती है, ऐसे कई सारी मटेरियल रहते हैं कि भाई पल देखा तो पल को ज्वेलरी में ऐसे इसको यूज करे, स्टोन को ऐसे यूज करे, अदर मटेरियल कोई है, कोई स्टील बेल्ट है, कोई लेदर बेल्ट है, इसको ऐसे यूज करे। मतलब एक आर्ट वाली बात हो गई। उसके माइंड में एक विचार ड्रॉ होता है और वो विचार पेपर पे लेके आते हैं, फिर उसको एक कंप्यूटर में उसका 3D बनता है, 3D बन के उसमें फिर उसका कास्ट होता है और गोल्ड की प्रोसेस में जाता है। तो ये इसको हर टाइम नया देने के लिए, इनोवेशन देने के लिए, क्रिएशन देने के लिए, अदर मटेरियल को उसमें इनबिल्ड करने के लिए, एक मटेरियल या दूसरा ये मटेरियल को जोड़ के बनाने में ज्वेलरी में टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कास्टिंग है, लेजर है, CNC है, इसको जोड़ के कुछ ज्वेलरी बनाए, फ्यूजन ज्वेलरी बनाए, ये सब में हर दिन क्रिएशन चलता रहता है। डिजाइन में कितनी बड़ी होती जा रही है। जैसे कि आपने 1 लाख से ज़्यादा डिज़ाइन बना ली, राइट? सो आई एम श्योर, सो क्वेश्चन ऐसा है कि क्या आपके पास जो डेटा है, आपने जो डिज़ाइन बनाई, क्या उसमें आप प्रिडिक्शन करते हो कि भाई ये डिज़ाइन चलेगी या ये डिज़ाइन नहीं बनानी है? जैसे आप बनाओगे तो कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, राइट? तो मे बी आप ऐसे कुछ सिस्टम या प्रोसेस मैनेज कर रहे हो कि जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, ये टाइप की डिज़ाइन को हमें और बढ़ाना है, इसको कम करना है, ये बनाना ही नहीं है। ऐसे कुछ आपने सिस्टम या प्रोसेस इंप्लीमेंट करके रखी हुई है क्या? इसमें एक्चुअली क्या होता है, कोई भी डिजाइन थॉट्स आई ना, थॉट्स 500 आते हैं, डिजाइन उसमें से 250 ही फाइनल होती है। हर जगह पे एक रिजेक्शन होता है। जो भी थॉट्स आए उसको ड्रॉ किया, ड्रॉ में से कई सारे रिजेक्ट हुए, फिर ड्रॉ करके 3D किया तो 3D में से कई सारे रिजेक्ट हुए, 3D करके वो फाइनल एक प्रोडक्ट बनी, फर्स्ट प्रोडक्ट बनी। वो फर्स्ट प्रोडक्ट बनने के बाद भी कई सारे रिजेक्शन होते हैं, या तो ऐसा लगता है कि ये देखने में लुक नहीं बन जितना चाहिए, वो चार्म नहीं आ रहा है, या तो ये कंफर्टेबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, ये कंप्लेन इसमें आने का, कंप्लेन रेशियो इसमें ज़्यादा आ सकती है। तो ऐसे सारे पैरामीटर्स को रिजेक्ट करके जो भी अपनी सिलेक्टर टीम है, फिर उसमें डायरेक्टर है, वो एक फाइनल करके या तो उसमें कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके फाइनल करके वही डिजाइन अपने डिजाइन बैंक में ऐड होती है। फिर हुई बात कि जो ऐड हुई डिजाइन है ना, उसका एक रिपोर्ट रहता है कि कौन सी डिजाइन है, वो कितनी टाइम चली, इतना टाइम में क्या चली, लोगों को क्या पसंद आया, कौन सी डिजाइन है जो हम लोगों ने अदर मटेरियल या तो मीना या तो कोई भी अलग टाइप की यूज की तो लोगों को कैसे रिस्पॉन्स आया, किस टाइप की शेप की डिजाइन ज्यादा चलती है, कौन से इलाके के लोग क्या पसंद करते हैं, वो सब एनालिसिस बेस रहता है। वो एनालिसिस करके उसी टाइप की डिजाइन डेवलपमेंट में ज्यादा जा रही है। दूसरा, जो भी अपने बिजनेस पार्टनर से उसका रिव्यू लेते हैं कि आपको हमको क्या इनोवेशन चाहिए, आप क्या डिमांड है, आपका पेन एरिया क्या है, आप क्या चाहते हो, वो आप सजेस्ट करो, और वो उसका सजेशन लेके फिर अपनी डिजाइन पे वो एड ऑन करके फिर वो डिजाइन बनाते हैं। ऐसा एक पूरा एक लंबा प्रोसेस है इसका। तो अब अभी महीने में, अभी हम बात करें लेट्स से दिसंबर या अगले में नवंबर की, तो अब 1 महीने में अभी कितनी डिजाइन बनाते हो? एक्चुअली 1 महीने में 500 से 1000 डिजाइन मिनिमम रहती है हमारी। मिनिमम 500 से 1000 डिजाइन हम लोग बनाते हैं ये मोस्टली। ओके, ग्रेट। और आपने एक और भी मेंशन किया कि सिएजा के अंदर 20 लाख प्लस यूजर्स आपने ऑलरेडी जोड़ चुके हो। तो ऑडियंस के लिए बेसिक क्वेश्चन ये है कि जब आपने स्टार्ट किया, इट्स बिन आई मीन इन 12, राइट? तो अभी हम 25 में बैठे हैं, तो इट्स बिन 13 ईयर्स, 13 साल हुए, और 13 साल में अगर 20 लाख कस्टमर को जोड़ रहे हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पहले से तो इतना स्केल हुआ नहीं होगा, तो हम ये बात कर रहे हैं कि आपने जब स्टार्ट किया तब इनिशियल 2 या 3 ईयर्स कैसे थे, एंड उसका स्केल कौन से साल में आना स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली ऑडियंस को ऐसा पता चले कि भाई 2-3 साल तो आपको ये हार्ड मेहनत, ये प्रोसेसेस बनाने में चले जाएंगे, डिज़ाइन बनाने में चले जाएंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स में वो जे को हम जो बोलते हैं कि भाई अभी ये स्केल होना स्टार्ट हुआ है, वो आना स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो पूरी जर्नी है 20 लाख कस्टमर को जोड़ने की, अगर आप वो थोड़ा डिटेल में बताओगे तो एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि नहीं, मेरे को ये बिजनेस करना है तो मेरे को इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक्चुअली 2007 में हम लोगों ने ज्वेलरी बनाने का स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। उसी टाइम ना तो हमारी एज भी इतनी थी, ना तो हमारा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टाइज भी नहीं था।
हमारे लिए इंडस्ट्री भी फ्रेश थी। करेक्ट। वैसे थे वो ट्रेडिंग कर रहे थे, Correct. ज्वेलरी में ही थे पर ट्रेडिंग था अपना, मैन्युफैक्चरिंग तो था ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग आया मतलब एक टेक्निकल बात आ गई। इसमें आपको कई सारा टेक्निकल पैरामीटर्स आपको मेंटेन करना रहता है, कई सारी सिस्टम्स मेंटेन करनी रहती है। ट्रेडिंग में ऐसा इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो कई सारे टाइम तो अपना अपना खुद के लर्निंग में भी एक जाता है कि हमको सीखना है, कोई चैलेंज आता है उसको डिसॉल्व करना है। तो जब स्टार्ट किया तभी एकदम बहुत कम ही डिजाइन्स थी, पर इसमें एक थॉट्स क्लियर था कि अपने को एक क्रिएशन देना है, डिजाइनिंग फिनिशिंग देना है, मतलब एक ग्रेड का माल बनाना है। और अगर आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है तो 110% आप कभी जीत नहीं सकते, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में है। अगर आपकी प्रोडक्ट दमदार तो होनी ही चाहिए। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री पे है, अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री पे है, या कुछ भी है अगर, बराबर है। तो सबसे पहला अपना कोर मंत्र था कि जो भी प्रोडक्ट बनाए वो फिनिशिंग और डिजाइन ए ग्रेड की ही होनी चाहिए, जो मार्केट से एक स्टेप 2 स्टेप ऊपर ही होनी चाहिए। मार्केट में हम लीडर होने चाहिए, लोग फॉलोअर्स होने चाहिए, बराबर है। ये किया। फिर दूसरा रखा एक ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स। आज के दिन पे हॉलमार्क आया, पहले तो हॉलमार्क था ही नहीं। और हम लोग जो भी अदर मटेरियल लगाते हैं तो उसमें एक उसका एक वेट रहता है। तो अपना काफ़ी टाइम से एक थॉट क्लियर था। आज के डेट पे सिंगल कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि किसी भी अपना क्लाइंट के साथ कोई भी प्योरिटी के रिगार्डिंग कोई उसके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ हो, या तो कोई अदर मटेरियल जो भी लेस देते हैं कि भाई एक रिंग है, इसमें एक स्टोन है तो ये स्टोन का 200 मिली वेट है, तो वो 200 मिली में भी कोई डिस्प्यूट आज तक किसी के साथ में नहीं है। वाई? तो कि ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और क्रिएशन, ये सबसे कोर वैल्यू माना हम लोगों ने। फिर कोर वैल्यू लिया, फिर अपना एफर्ट्स लगाया, तो स्टेप बाय स्टेप अपना ऐसे क्लाइंट बेस भी बढ़ता गया। लोग जो एक बार जुड़े वो दूसरी बार भी आए, कहीं लोग डिसकंटिन्यू नहीं हुए, बराबर है। और बात आई कि कभी बड़ा पीक मिला, तो बेसिकली ये जो 2016 में R&D हुआ और 2017 में हम लोगों ने रोज गोल्ड ज्वेलरी लॉन्च की मार्केट में। और 2018 का जो भी एग्जीबिशन शो हुआ ना, उसी टाइम से अपने को बहुत ज्यादा पुश मिला। क्योंकि 2017 में जब स्टार्ट किया ना, तभी क्या था कि एक इनिशियल डिजाइनिंग वेराइटीज रेंज थी, और फिर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे डिजाइन, अपनी जो भी डिजाइन कैटलॉग पोर्टफोलियो जो प्रेजेंट किया। और डे 1 तो मैं ऐसा बोल रहा था कि भाई ये आओ, हमने ये नया लाए हैं, देखो आप। मैं मार्केट कर रहा था, मैं पुश कर रहा था खुद को, कोई भी आता है तो उसको प्रोडक्ट दिखाते। और लास्ट दिन में ऐसा बोल रहा था, कभी मेरे पास जगह ही नहीं है, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर इंक्वायरी भी नहीं लेना है, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड भी नहीं करना है। और वहीं से एक ज्यादा अच्छा पुश मिला अपने को। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक फोकस मीन्स आपके पास वाइट गोल्ड है, रोज गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, 3 प्रकार के गोल्ड है। तो आपने एक चीज सिलेक्ट किया कि रोज गोल्ड, मेरे को रोज गोल्ड पे फोकस करना है, उस पर इनोवेशन बनाना है, उस पर क्वालिटी देनी है, उस पर ध्यान रखना है कि यही चीज़ चले। मुझे वाइट गोल्ड और प्योर गोल्ड में इतना फोकस नहीं करना है। मेरा जो फोकस है रोज गोल्ड है। मैं भी आपके एनालिसिस या आपके स्टडी पे आपको पता चला होगा कि मे बी ये रोज गोल्ड पे हम बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका फोकस एक जगह पे है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग डिफरेंट थिंग्स, तो आप बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हो, कर सकते हैं। ओके। सो जैसे कि आपने एक चीज बात में बोली कि अभी तक आपके जो 20 लाख कस्टमर है उसमें से कभी भी आपके साथ डिस्प्यूट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ आप जो प्योरिटी देते हो उसमें हुआ ही नहीं है। बट जब हम B2C सेगमेंट में हो आप, राइट, या B2B सेगमेंट में है, तो वहां पे डेफिनेटली एक फीडबैक सिस्टम होता है कि जहाँ पे कोई कंप्लेन होती है या कोई जो क्वेरीज है रिलेटेड टू प्रोडक्ट वो डेफिनेटली आती होगी। तो आपने ऐसा कुछ सिस्टम या ऐसा कुछ बिल्ड किया हुआ कि जहाँ पे अगर कुछ क्वेरीज आ रही है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो और उसमें प्रोसेसेस क्या बिल्ड करके रखी हुई है? एक्चुअली एवरी 3 मंथ जो भी अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, B2B लोग, एंड यूजर नहीं, कंज्यूमर नहीं, ओके, जो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर है, सबके साथ एक कॉन कॉल पे एक रिव्यू बनता है। कई सारे सवाल प्री डिफाइन हम लोग रखते हैं और उसके पास से एक रिव्यू निकाल के आते हैं।
और वो रिव्यू के बेस पे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ एक मीटिंग होती है। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी डिपार्टमेंट है उसके साथ एक मीटिंग्स होती है। और बैकएंड में अपने को जितना भी चेंजेस करना रहता है वो उसके ऊपर फोकस होता है। दूसरा होता है एक डे टू डे रूटीन में जो भी क्वेरीज पास होती है, समझो कोई कस्टमर को या तो किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए थी, वो उसको जो जिस टाइप की चाहिए थी वो दे नहीं पाए, या तो कुछ गलती हुई, या तो कोई एरर बनी, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर बोल सकते हैं, या तो कोई टेक्निकल एरर जनरेट हुई, ऐसी सारी जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज करते हैं उसमें जितनी जितनी एरर्स बनती है तो वो एरर्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं। एक बार हम लोगों ने कैंपेन रन किया था ये मामलों में कि लेट्स जीरो एरर। अगर हमारी 100 प्रोडक्ट डिलीवर होती है और 100 प्रोडक्ट में अगर एक प्रोडक्ट बनी तो 1% हुआ, तो अपने को कंपनी में 300 प्रोडक्ट बनाई, एवरी 300 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट अगर डिफेक्ट है तो समझो कि वो 0.5 से माइनस में चली गई, 0.33 हुई, तो ये जीरो एरर बोल सकते हैं। अगर 50 से वो 0.50 से अगर रेशियो बढ़ा आपका तो वो 1% हो गया, तो इसको हम लोग जीरो एरर बोल सकते हैं। तो ये पूरा कैंपेन चलाया कि पूरे फैक्ट्री स्टाफ सबको पता है, हर जगह पे बोर्ड लगा लेट्स जीरो एरर जीरो एरर। तो कहीं ना किधर भी 300 हर 300 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आती है तब तक अलाउड है, उससे ऊपर अलाउड ही नहीं है। और एक कैंपेन चलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट की एक क्वालिटी, एक प्रोडक्ट की जो एक सर्विस वो मेंटेन रहती है। ग्रेट। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने ये जो जीरो एरर का कैंपेन था, आपने पूरा टॉप टू बॉटम वो ड्रिल डाउन करके सबको पास किया। ऐसा नहीं है कि मैं एज ए फाउंडर बोल रहा हूँ कि जीरो एरर चाहिए बट नीचे वाले को पता ही नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, कई जगह पे अपना माइंडसेट होता है, हमारा खुद का भी एक माइंडसेट था। ये मैं बोल रहा हूँ कस्टमाइज प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जो भी आप लिखते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर ये डिजाइन में ऐसा चेंज चाहिए, इसमें ही ज्यादा था। बाकी रूटीन प्रोडक्ट में तो क्वेरी नहीं आती है। ये मैं कस्टमाइज स्पेशल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक ऐसा पहले अपना ही थॉट, सबका थॉट एक बना हुआ था कि नहीं ये इसमें इतना तो क्वेरी आ सकता है। मतलब ये एक टॉपिक पे हम लोग यही सोच लेके बैठते हैं कि भाई ये आपने इतना नरेशन डाला है तो इसमें गलती हो सकती है। मतलब ये थॉट लाइन थी, वो थॉट लाइन ही चेंज करनी थी। और सिर्फ मेरी नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर टीम मेंबर की करनी थी। तो क्या करते थे, हर दिन इसकी मीटिंग होती है, अगर कोई भी एरर आई तो एरर को एक उसका सीरियल नंबर बनता है, एरर 1, एरर 2, एरर 3, उसका एक रिपोर्ट बनता है, हर दिन ग्रुप में जाता है कि भाई आज आपने इतना प्रोडक्ट बनाया और ये एक वीक का इतना इतना प्रोडक्ट, उसके सामने इतनी इतनी एरर बनी और इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, उसके साथ बैठ के उसको समझा के, मतलब पूरा एक माहौल ही बना लिया था। फिर सबको एक अचीवमेंट लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता था। हम लोग तो पहले यही सोचते थे कि एरर तो बनती ही है, वो तो ह्यूमन एरर तो आ ही सकती है, उसको आप नहीं मिटा सकते। यही थॉट था, वो थॉट ही पूरा चेंज कर दिया। तो अभी आपने जब बात की कि डेटा की बात की, आप एक जगह पे मेंशन करते थे, एक जगह पे लिखते थे या इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। जैसे कि आपकी टीम अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, 1200 लोग हैं, तो आप उसको मैनेज करने के लिए कुछ सिस्टम या प्रोसेसेस एज अ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो कि अभी भी एक्सेल शीट पे या पेपर पे या उसको मैनेज कर रहे हो? नहीं, अपना पूरा ईआरपी सिस्टम है। और पूरा ईआरपी में पूरा का पूरा काफी टाइम से अपना ईआरपी सिस्टम है। रिसेंटली तो हम उसको एक मॉडिफाई कर रहे हैं और एकदम वन रूफ में पूरा लेके आते हैं। जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी है, वो पूरा का पूरा एक वन रूफ ईआरपी में अभी लेके आ रहे हैं। अभी रिसेंटली लास्ट 6-8 महीना से वर्क चालू, अगले 6 महीना में वो कंप्लीट 100% हो जाएगा। उसके पहले भी पूरा ईआरपी पे ही मेंटेन करते थे। ओके, सो टेक्नोलॉजी के सेक्शन में हम लास्ट में आएंगे। सो उसके पहले जैसे कि आपने बताया कि आपके जो कस्टम ऑर्डर भी आप लेट्स से बिल्ड करते हो, तो मुझे बिकॉज आई एम नॉट बिलोंग इन दैट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मेरे को समझना है कि एक अगर कस्टम ऑर्डर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि रिंग बनानी है, एक बंदे ने आपकी कंपनी से या आपके पार्टनर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑर्डर ले लिया, वहां से लेके जब तक मुझे रिंग डिलीवर होती है तब तक की प्रोसेसेस क्या होती है उसमें? एक्चुअली मार्केट पे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग पे 2 सिस्टम से वर्क हो रहा है। एक हो रहा है स्टॉक ऑर्डर, ओके, और एक हो रहा है कस्टमर ऑर्डर। स्टॉक ऑर्डर मतलब कि जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक खुद की एक स्टॉक रखते हैं और वो स्टॉक रेडी टू सेल करते हैं रिटेल ज्वेलर्स को।
और रिटेल ज्वेलर्स में कस्टमर आते हैं, वहां से उसमें से जो उसको पसंद आते हैं वो लेके जाते हैं। करेक्ट। ये एक बड़ा चैनल होता है, इसका स्टेक है 80%। ओके, और ये स्मूथ गोइंग चलता है, ग्रेट। उसमें बहुत चैलेंजेस कम आते हैं। बात आती है वो 20% वाली। फॉर एग्जाम्पल, आपका वाइफ कोई रिटेल ज्वेलर्स में गए, आपका बर्थडे है एक हफ्ते के बाद, और उसको पूरी प्रोडक्ट देखी, उसमें से एक रिंग पसंद आ गई, और वो रिंग में आपकी साइज चाहिए, आपके साइज की वहां पे जो भी रिंग है वो पसंद नहीं आती है उसको। Correct. तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यही रिंग और यही साइज पे चाहिए मुझे। करेक्ट। तब भी फिर एक स्पेशल ऑर्डर जनरेट हुआ। ओके। फिर वो कहीं आपको सेम क्वालिटी चाहिए, सेम फिनिशिंग चाहिए, तो वो घूम फिर के जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहीं पे ही आनी चाहिए, तब भी जाके वो 100% सेम प्रोडक्ट डिलीवरी हो सकती है। वरना आप अगर उसको सप्लायर चेंज कर लिया आपने, कुछ भी उसमें करेक्शन किया ना, तो फिर वो आपको सिमिलर प्रोडक्ट नहीं मिल सकती। करेक्ट। तो क्या करते हैं, वहां से एक प्रोडक्ट बनाना, उसका एक ऑर्डर बन के वो फॉरवर्ड होते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर हमें फॉरवर्ड करते हैं, हम लोग सिस्टम में लगाते हैं, सिस्टम से जैसे माल बन के आता है तो मैं डिलीवर करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवर करता है रिटेल ज्वेलर्स को। रिटेल ज्वेलर्स आपके वाइफ को इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी बन के आ गई है, आप ले जाइए। ऐसा एक सिस्टम चलता है। और एक जो अपना रेडी स्टॉक का जो सिस्टम चलता है, आप जाओ, आप जो भी आप देखते हो उसमें से आप ले लो, ये मतलब पूरा प्रोसेस है। ओके। सो हमने देखा था कि सियाजा को 2 अवार्ड मिले हुए, जो हमें पता है, हमें ज़्यादा मिले होंगे। सो वन इज़ अ बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव एंड सेकंड इज़ अ दिव्य भास्कर प्राइड ऑफ द गुजरात। तो ये जो दोनों है वो है अबाउट द डिजिटल इनोवेशंस, राइट? तो आपने ऐसे क्या कैंपेन किए थे, या ऐसा कौन सा डिजिटल इनोवेशन इसमें किया हुआ है कि जहाँ से आपको ये 2 अवार्ड, बिकॉज ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें लग रहा है कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी बेच करना B2B हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन से हो गया, उसकी ज़्यादा इम्पैक्ट डिजिटल से नहीं होती है, या मेरी खुद की वेबसाइट बना के मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, या ऐसे डिजिटल इनोवेशन में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस है और इसमें ये यही कर सकते हैं। तो बिकॉज आपने ये अवार्ड मिला है, सो बेसिकली आपने कुछ ऐसा किया होगा कि जहाँ से आपने कुछ ग्रोथ इम्पैक्ट क्रिएट किया है, या कुछ ऐसा किया होगा कि जहाँ से आपको दोनों अवार्ड मिले हैं। तो आपने ऐसा कौन सा कैंपेन या ऐसा कौन सा चीज़ इम्प्लीमेंट की आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि जहाँ से उसकी डिजिटल इम्पैक्ट जनरेट हुई? एक्चुअली आपने सही बात बोला कि ये हमारा जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है काफ़ी टाइम से, वो बड़ा एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री नहीं है। करेक्ट। तो हार्डली, और दूसरा एक ये लुक एंड फील वाली प्रोडक्ट है। अगर आप ऑनलाइन देख लो और फिर आप फिजिकल प्रोडक्ट देखो, तभी जाके आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये पूरा यही सिस्टम से चल रही थी ये इंडस्ट्री, और पूरी यही पद्धति थी हमारी, पूरी इंडस्ट्री की यही सिस्टम थी। फिर 2020 में कोविड आया, तो कोविड के वजह से गवर्नमेंट का गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट था, गैदरिंग मानो के अलाउड ही नहीं था एक तरीके से देखा जाए। पर एक लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद अपने को रनिंग में तो आना ही था। तो फिर एक नीड बनी हमको कि हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते, मार्केटिंग पे नहीं जा पाते हैं, लोग इधर आ नहीं पाते हैं, गैदरिंग बंद है, फिर क्या करें? तो बोला अभी टेक का ही सहारा लेना है। जो भी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करे, जो भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करे, उसके वजह से हम लोगों ने पूरा एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि बिजनेस रुका हुआ था उसके, वरना तो क्या वो सब मिल के भी हो रहा था। करेक्ट। फिर उस टाइम ने हमारा रेडी स्टॉक भी था, वो भी एक ऑनलाइन एक सिस्टम बना ली और वो सिस्टम पे कर दिया। पूरा अपना डिजाइन पोर्टफोलियो जो भी लाख डिजाइन है उसका भी एक सिस्टम बना लिया, वो भी कर दिया। फिर कम्युनिकेशन के लिए भी सब कंफर्ट कर दिया। फिर एक जिसको फिजिकल भी वीडियो कैमरा से भी देखना था तो वो भी फैसिलिटी डेवलप कर ली कि भाई आप रायपुर बैठे हैं, आपकी सिटी में बैठे हैं और आपको सूरत नहीं आना है, मेरे को उधर नहीं आना है, फिर आप ले सकते। ऐसा सब कई जगह पे, हर जगह पे ऐसा आदमी के जगह पे टेक्नोलॉजी को इन कर लिया व्यापार करने के लिए। वरना तो मेरा कस्टमर क्या था, एक रिटेल होता है ना, तो क्या होता है उसका आदमी शोरूम पे आता है लेके जाता है। हमारा तो क्या था, पैन इंडिया में लोग बैठे हुए रहते, उस टाइम ट्रैवलिंग ही बंद था, तो लोग आया नहीं वो नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकता। तो फिर यही लिया और ये ही हम लोगों ने प्रेजेंट किया जीजेईपीसी को कि उसका एक कैटेगरी थी बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव, जो भी जिसने डिजिटल पे ज्यादा वर्क किया है। तो हम लोगों ने जितने स्टेप लिए, उस टाइम काफी ज्यादा लोगों ने नहीं लिए थे मोस्टली। फिर उसके बाद में देख के काफी सारे लोग आए, पर उसी टाइम ज्यादा लोगों ने नहीं लिए थे।
तो हमने पूरा प्रेजेंट किया उसको कि ये स्टेप ये लिए, ये चैलेंज को इसे डिजोल्व किया, चैलेंज को इसे डिजोल्व किया। तो उसको अगर सही लगा और अपने को वो अवार्ड दिया। फिर प्राइड ऑफ गुजरात का जो अवार्ड है उसमें वो लोग क्या करते हैं, जो शॉर्ट समय में अच्छा ग्रोथ करते हैं, जिसने भी कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है उसको चूज करके वो अपने सीएम के हाथ से, जो भी अपने एंटरप्रेन्योर है गुजरात के, उसको अप्रिशिएट करने के लिए वो एक कैंपेन चलाते हैं। तो वो कैंपेन में उसको अपना नाम आया कि भाई इस लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अच्छा काम किया है। तो फिर अपना उसको अपने जाना कि भाई आप कैसे करते हो, आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। तो कई सारा ऐसा टॉपिक उसको अच्छा लगा। हम लोग स्किल का इश्यू था, तो ऐसे गांव से लोगों को लेके आते हैं, फिर यहाँ उसको रहने को देते हैं, फिर उसको सिखाते हैं। बराबर है। उड़ीसा जैसे है, यूपी से कई सारे लोग, हमारे में बंगाली से ज्यादा और कई सारे लोग भी है, मिक्स है सब लोग। तो उसको ट्रेन करते हैं, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये सब सारा टॉपिक उसने ध्यान दिया। ग्रेट। बराबर है। और उसके बिहाफ में ये प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड दिया। तो जैसे कि हर एक बिजनेस का केपीआईज होता है, राइट? हम रेवेन्यू देखते हैं या डिफरेंट केपीआईज आइडेंटिफिकेशन करके रखे होते हैं। तो बिजनेस के अंदर हर एक ऑनर को या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे, कौन से केपीआईज है जो स्टडी कर रहे हो कि जहां से आपको पता चले कि हमने जो गोल डिफाइन किया हुआ है वहां पे हम साल के एंड में पहुंच जाएंगे? एक्चुअली केपीआई की बात करें ना, तो हर कोई डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का हर कोई डिपार्टमेंट का एक केपीए बनाते हैं, और केपीए से ही हम लोग वो डिपार्टमेंट को उसका परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। एम्प्लॉय या तो टीम मेंबर का जो अप्रिशिएट जो है इंक्रीमेंट है वो भी उससे मैनेज होता है। और पर्टिकुलरली केपीआई बनाते हैं तभी आप कहाँ पे थे और कहाँ पे आज है और कल कहाँ पे पहुँचोगे, वो वहीं से ही मैनेज कर सकते हैं, वहीं से ही आप उसको परफॉर्म कर मेजर उसका कर सकते हो। ऐसा एक सिस्टम मेंटेन करना ही पड़ता है हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में। और हम लोग भी करते हैं कि कोई एक डिपार्टमेंट है, सेल्स है, तो सेल्स को क्या टारगेट दिया था, कैसा रिपोर्टिंग चल रहा है, रिव्यू कैसे चल रहा है। बराबर है। दूसरा मैं बताता हूँ कि भाई डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, तो डिज़ाइनिंग में समझो कि एवरी 2 मंथ 3 मंथ बैठते हैं, क्या टारगेट लिया था और टारगेट में 3 मंथ में क्या आया। ऐसा कई डिपार्टमेंट 3 मंथ में चलता है, कोई डे टू डे में आता है, कोई हर मंथली रिव्यू होता है, कोई साल में 2 बार रिव्यू होता है। ऐसा हर कोई डिपार्टमेंट का केपीए बनाते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं। ग्रेट। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे उसमें आप जिस इंडस्ट्री में हो वहाँ पे गोल्ड की प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। अभी हमने देखा कि साल में गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया, जो उसकी प्राइस है डे टू डे में बढ़ रही है या कम हो रही है। फॉर एग्जांपल जब मैं आज आपको ऑर्डर दे रहा हूँ तो उसकी प्राइस में भी कुछ एक्स है, एंड जब मैं आप डिलीवर करूँ उसकी प्राइस वाई है। तो इस टफ टाइम में, बिकॉज इट्स वेरी टफ फॉर बिजनेसमैन टू मैनेज द प्राइस फ्लक्चुएशन, तो इस टफ टाइम में आप उसको कैसे मैनेज करते हो कि जो प्राइस है वो आपको बिजनेस में इम्पेक्ट ना करे और उसको आप ऐसे बेनिफिट यूज कर पाओ या आप उसको उसी स्टेज पे उसको मैनेज कर पाओ? एक्चुअली ये बिल्कुल टफ है ही नहीं, एकदम इजी है। इसको आपको सामने सामने लेते रहना है। समझो कभी आप आए, आपने मुझे बोला कि मुझे ऑर्डर लिखो, या तो ऑर्डर दो या डिलीवरी दो, कुछ भी करो, पर 1 सेंटेंस में आपके साथ मेरा रेट डन हुआ कि 1,40,000 आज का रेट है, मैंने वही रेट दूंगा आपको। करेक्ट, सिंपल है। वही मैं सामने मार्केट में मिल ही रहा है, मैंने यहाँ पे आपको किया तो सामने आपको बाय करो, यहाँ सेल करो, सामने बाय करो, आपका स्टॉक मेंटेन रहेगा। अगर इस पे आपका दिमाग चलाने गए ना, कल जाके अभी 40 है, कल जाके 35 होएगा, 50 हो जाएगा, अभी ज्यादा ले लो, कम ले लो, ये करोगे तो आप गलत हो। बहुत सिंपल है। जितना जो भी रेट, हम कहीं ऐसा तो है ही नहीं कि 1,40,000 में 1,38,000 में बेच रहे, 1,40 है तो 1,40 में मेरा बिल बनेगा आज की डेट पे। तो 1,40 पे दो, सामने 1,40 पे परचेज कर लो। सब बेसिकली उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन कर रहे हो आप, उसमें स्टॉक मेंटेन कर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे हो कि भाई मैं पहले से लेके रखूं और बाद में उसको डिलीवर करो, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। जो ऑर्डर है उसको ही बुक कर रहे हो सेम डे पे, सेम स्टॉक अपना जो भी जितना स्टॉक है ना, उसमें से 1 किलो गया तो 1 किलो नहीं परचेज किया, 2 किलो गया 2 किलो परचेज कर लिया। करेक्ट, सिंपल बात है। स्टॉक मेंटेन रहता है। सो बेसिकली हम आगे जो बात कर रहे थे कि जब कोविड आया, डेफिनेटली आपके बिजनेसेस इंपैक्ट हुए थे कि जहां पे जो आपको कंज्यूमर को बेचना है या B2B बेचना है कि जहां पे लोग मिल के ले रहे हैं। सो बेसिकली दैट्स अ डाउन टाइम, या आप बोल सकते हैं कि रिसेशन फॉर यू, इट्स अ रिसेशन, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत बड़ा। जब ऐसी चीज होती है तो आप उसको, आपको कैसे मोटिवेट रखते हो कि हाँ हम आगे ऐसा करेंगे, ये करेंगे, या आपकी उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या होती है?
एक्चुअली कोविड के टाइम तो ना बहुत ही मन में कंफ्यूजन थे, बहुत ही बड़ा चैलेंज लग रहा है, इतने सारे लोग, इतने इसको सैलरी देना, कोई दूर दूर तक आशा नहीं दिखाई दे रही थी। फिर बहुत बैठ के सोच के एक डिसीजन लिया, वही सबसे बड़ा डिसीजन था, क्या करें, इसको सिंक्रोनाइज कर ले या तो फिर इसको रखे। फिर उसमें से एक मस्त रास्ता निकाला कि सबके साथ मीटिंग हुई और सैलरी का एक पार्ट किया कि हाई सैलरी है उसको 50%, लो सैलरी है उसको 80% सैलरी देते हैं, और एक टारगेट लिया और एक तय कि 1 साल तक ये कुछ किसी को छुट्टी नहीं करना है, 1 साल तक यही करो, इतना साल से कमा के बैठे हैं तो इतना 1 साल तक सैलरी देना है तो देंगे, कोई इश्यू नहीं है। फिर 3 महीना के बाद फिर वो मॉडिफाई किया, जो 50% सैलरी थी उसको 60 कर दिया, और जिसको 80 थी उसको 90% सैलरी कर दिया। 3 मंथ ऐसा चलाया। फिर तीसरे 3 मंथ के बाद फिर दूसरी पॉलिसी लाई कि अभी यहाँ से आगे वाले 1 साल में अगर हम लोगों ने 70% टारगेट अचीव कर लिया ना, तो जिसको जितना सैलरी काटा है ना वो वापस दे देंगे। बराबर है। और तय किया था कि ये मार्च में कोविड आया, 20 में, मार्च 21 तक किसी को छुट्टी नहीं देना है, मार्च 21 तक चलाना है, मार्च 21 में तय करना है कि अपने को कितना आदमी अपनी साइज छोटी करनी है, क्या करना है, तब तक कुछ नहीं करना है। ऐसा सैलरी प्लस माइनस करके एडजस्ट कर लिया, सबके साथ मीटिंग भी कर लिया, सब लोग भी एग्री थे, टीम मेंबर भी एग्री थे, हम भी एग्री थे, और ये कर लिया, अपना सेटअप डिस्टर्ब नहीं हुआ। और एक्चुअली हुआ ऐसा, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इतना डिमांड आया ना कि कारीगर को फ्लाइट में बिठा बिठा के बंगाल से बुलाए, 2 आदमी को बंगाल भेज दिया का वहां से भेजो सबको, घर पे जाओ, उसको बेहोर फ्लाइट टिकट करके बुलाओ इधर, क्योंकि आई थिंक ऐसा लगा कि कोविड के टाइम पे सबका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिगड़ गया था। राइट है, कहीं जगह पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, बॉम्बे जैसे सिटी में तो काफी टाइम तक वो रेगुलर हुए नहीं थे, तो वहां पे सबका सेटिंग डिस्टर्ब था ना, तो जो भी बैठे थे ना उसके पास इतना वर्कलोड आ गया, तो हम लोगों ने वो 70% से ज्यादा अचीव भी कर लिया और सबको सैलरी पूरा का पूरा दे दिया। मतलब वो सब बड़ी एक डिसीजन की गेम थी उसी टाइम। तो ये डिसीजन लेने में क्या आपको लगता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है या मेडिटेशन है जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत बड़ा हेल्प या इम्पैक्ट उसमें डिसीजन लेने में कर रहा है? यस, 100%। हम लोग वैसे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए, विचारों से जुड़े हुए हैं, तो काफी सारा ऐसा टॉपिक्स है कि भाई एथिक्स है, सामने वाला आदमी है तो वो आदमी नहीं है, सामने वाले आदमी में भी एक भगवान बैठे हैं, कई सारे ऐसे बेसिक जो रूल है जो लाइफ के, वो कहीं सीखने को मिलते हैं। और आप खड़े हैं तो आप किसके बेस पे खड़े गए, आप मेरी टीम है तो मैं हूं, ये सब अपने पास एक माइंड पे एक थॉट लाइन रहती है। तो उसी टाइम सोचो कि आपने जिस टाइम आपने छुट्टी कर दी तो उसका घर कैसे चलेगा आदमी को, उसके जगह पे आप उसके साथ एक बैठो, एक उसके साथ, अगर आप ओनली प्रॉफिट मेकिंग पे ही देखोगे ना तो ये कभी नहीं कर पाओगे आप देखो कि अभी उसको छुट्टी करोगे तो उसका घर कैसे चलेगा। तो ठीक है, आप रास्ता निकालो ना, कुछ तेरा भी खर्चा कम है, मेरा भी खर्चा है, तो हम लोग रास्ता निकालते ना, परसेंटेज पे कुछ प्ले करते हैं, तो सब लोग एग्री थे, किसी का सिंगल क्वेश्चन नहीं था। उसी टाइम तो ये था कि सबको लगना चाहिए मेरे को रखे आज सेट, अगर छुट्टी कर दिया तो कौन रखेगा उधर, पूरा सब लोग बैठे थे। क्योंकि हमने बहुत डिसीजन ऐसे देखे थे, बहुत हमने बिजनेसेस देखे कि जहां पे लोगों ने डेफिनेटली लोगों को जाना दिया था, या सैलरी पूरे मंथ की सैलरी नहीं दी थी, या 2-3 महीने तक, बेसिकली उनके ऐसे सिचुएशन हो सकती है। बट अगर आपने सोचा, इफ यू कैन अप्लाई कि हाँ हमने इतने सालों से कमाया है, हमने ये, हम इतना तो वापस कर ही सकते हैं, या दिस इज माय कैपेसिटी जो मैं वापस कर सकता हूँ, और आपने राइटली डिसीजन लेके 70% अगर गोल अचीव भी कर लिया तो टीम भी मोटिवेट, हाँ 70% गोल अचीव करना है क्योंकि हम सबको पूरी सैलरी मिलेगी। तो आई कैन से वो बहुत स्मार्ट डिसीजन था, बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी कि जहां पे आपको बिजनेस से डिस्टर्ब किए बिना ही उसको आपने वापस स्टार्ट कर दिया। ग्रेट। सो अभी नेक्स्ट 5 years में आपको व्हाट इज योर गोल फॉर सीएजा, कि आपको क्या करना है, कि आप ऑडियंस को कहना चाहोगे कि नेक्स्ट 5 year में आपको सीएजा को यहाँ तक देख पाओगे? नेक्स्ट 5 year में अपना सबसे बड़ा टारगेट है एक प्रोडक्ट में बड़ा इनोवेशन लाना, क्योंकि ये भी हम लोग जो रोज गोल्ड ज्वेलरी जो बना रहे हैं ना, वो भी 2016-17 से बना रहे हैं, और अभी इसका भी 10 साल हो गया है। तो एक प्रोडक्ट में भी एक बड़ा इनोवेशन लाना है। दूसरा लाना है कि टेक्नोलॉजी, एआई को ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, कुछ भी करके, क्रिएशन करके, जो भी करके। दूसरा लाना है कि गोल्ड का प्राइस जितना बढ़ गया है तो क्या करें हम लोग, गोल्ड लॉस कंट्रोल करें, जो कि इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी में भी पड़ती है। करेक्ट।
कि आज गोल्ड इंपोर्टेड है, बाहर से आता है, और यहाँ पे आके वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एक नुकसान इंडियन इकोनॉमी को भी है। Correct. तो गोल्ड लॉस कंट्रोल पे भी एक फोकस करना है, और उसके साथ में क्रिएशन डिजाइनिंग देना है, और ये इतना एरिया टारगेट लेके आगे आने वाले 5 साल में ये एरिया को फोकस करना है 100%, और एक डेलिकेट प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा एक और भी एक वर्कआउट है कि भाई अभी गवर्नमेंट ने भी 18 कैरेट तो ऑलरेडी था, 14 कैरेट और 9 कैरेट को भी अप्रूव कर दिया है, तो आगे जाके 14 और 9 कैरेट पे भी आ सकते हैं। ग्रेट। सो आपने ऑनेस्टली सब आंसर दिया, आपने ऑनेस्टली आपके रिव्यूज शेयर किए हमारे साथ। अभी का हमारा लास्ट राउंड है, फायर चैट राउंड, कि जहाँ पे वी विल हैव क्विक क्वेश्चन ऑन दैट। सो आर यू रेडी फॉर दैट? जी। एक ऐसा टूल कि जिसके बिना आपका दिन स्टार्ट नहीं होता है। ERP। रोज गोल्ड वाइट वर्सेस वाइट गोल्ड। रोज गोल्ड। डेली डिजाइन वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्रिएटिव डिजाइन्स। मेडिटेशन और मीटिंग। बोथ। शॉर्ट टर्म ग्रोथ वर्सेस लॉन्ग टर्म लेगेसी। लॉन्ग टर्म लेगेसी। सूरत वर्सेस ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट। Thank you very much, Vipul Bhai, for staying with us and sharing your entire journey. I will say sharing your entire journey with the honesty. आप जिस प्रकार से आपकी प्रोडक्ट में आप क्वालिटी ट्रस्ट मेंटेन कर रहे हो, उसी तरह से आपने हमारे साथ ऑनेस्टी से बात किया, आपने पूरा व्यू शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर joining us today. And any one advice for the young entrepreneur जो अपना कैरियर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ आप कहना चाहो तो? बेसिकली एक मेहनत का एक अल्टरनेटिव कुछ नहीं है जो बोलते हैं। तो अगर आपको ग्रो करना है तो एक आपको बेसिक फंडा, मैंने जो पहले बीच में बात आई कि एक जो बिजनेस का कोर वैल्यू वो भी आपको अपने को लेना पड़ेगा, उसके साथ में एक मेहनत वो भी आप अपने को ऐड करनी पड़ेगी, और तीसरा डे बाय डे इनोवेशन क्रिएशन, बराबर है, अपनी सेल्फ को हर दिन चेंज करना पड़ेगा। इतना सारा टॉपिक अगर हम लोग लेके चले गए ना तो 110% हम जहां पे है वहां से कई सारे स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। 110%, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ग्रेट विपुल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड को एंड तक देखने के लिए आपको 3 चीज़ करनी है। फर्स्ट, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे हम उतने अच्छे गेस्ट ला पाएंगे। दूसरा, आपको कमेंट में बताना है कि इस एपिसोड में आपको क्या पसंद आया या आपको क्या पसंद नहीं आया, जिससे हम नेक्स्ट एपिसोड में बेटर कर पाए। और तीसरा, इस एपिसोड को आपको एक व्यक्ति के साथ या मल्टीपल व्यक्ति के साथ शेयर करना है जिसको आप इंस्पायर करना चाहते हो।